वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद हैदर। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 2 काइनेमेटिक्स का टॉपिक 2.3 स्केलर्स एंड वेक्टर से लेके इस चैप्टर के जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उन सबको इसी एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये एक तरह से ग्रैंड लेक्चर होने जा रहा है जिसमें जितने भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो सारे कवर हो जाएंगे और कौन सा टॉपिक किस पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है उसकी एक टाइमलाइन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा ताकि आपको मुश्किल ना रहे टॉपिक्स ढूंढने में। चलते हैं अपने टॉपिक 2.3 स्केलर्स एंड वेक्टर्स की तरफ। हमने यूनिट 1 में पढ़ा था कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। इस टॉपिक में उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम फर्दर दो ग्रुप्स में क्लासीफाई कर रहे हैं। एक ग्रुप्स को हम स्केलर्स कहते हैं और दूसरे ग्रुप को हम वेक्टर्स कहते हैं। अब स्केलर्स कहने कहते हैं और वेक्टर्स कहने कहते हैं वो देख लेते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी which can be completely described by its magnitude is called scalar। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो हमें कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड बताती है। इसकी पिंक बॉक्स वाली डेफिनेशन देख लेते हैं। अ स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। यहाँ पे क्या बताया गया कि सिर्फ और सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व होगा। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं। मैग्नीट्यूड कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कोई भी एक न्यूमेरिकल अमाउंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइम की बात करता हूँ तो टाइम में हमारे पास सेकंड्स होते हैं, 100 सेकंड्स, 100 मिनट्स, 100 आवर्स। तो ये एक तरह से न्यूमेरिकल अमाउंट है, एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है जो सिर्फ और सिर्फ हमें एक मैग्नीट्यूड बता रही है। इसमें कोई और फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, जैसे टाइम हमें डायरेक्शन नहीं बताता। अब ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी जो मैग्नीट्यूड बता रही है उस ऐसी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसकी कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। एग्जांपल्स ऑफ स्केलर्स आर मैस। मैस कह लें जितने भी किलोग्राम्स बनते हैं। किलोग्राम्स में क्या है कि वो एक क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं बता रही या डायरेक्शन के अलावा कोई और फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है। सेम एज लेंथ, कुछ इंचज़ हो गए, फीट्स हो गए। टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी, ये जितने भी क्वांटिटीज़ हैं ये सारी की सारी हमें मैग्नीट्यूड बताती है और इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं बताती। वेक्टर्स को देख लेते हैं कि अ वेक्टर कैन बी डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड अलोंग इट्स डायरेक्शन। यानी कि वेक्टर्स ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है जैसे स्केलर्स में था, लेकिन अलोंग इट्स डायरेक्शन, कि वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताती है। फॉर एग्जांपल अगर हम फोर्स की बात करें कि एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे को हमने खोलना है, तो उस खोलने के लिए उस दरवाजे पे जो ज़ोर लगाएंगे उस ज़ोर को फोर्स कहेंगे। कितना ज़ोर लगाया है वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड आ गया। और क्योंकि डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो रही कि हमने ज़ोर किस डायरेक्शन में लगाया, सामने की तरफ लगाया या अपनी तरफ लगाया, तो वो डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो जब फिजिकल किसी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो रही है तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर्स कहते हैं। इसकी पिंक बॉक्स में डायरेक्शन भी डेफिनेशन भी दी हुई है, उसे देख लेते हैं। अ वेक्टर क्वांटिटीज डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर्स में क्या था, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड था, जबकि वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो ये डिफरेंस है इसमें। इसकी कुछ एग्जांपल्स हाईलाइट कर लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स आर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, फोर्स की भी बात की मैंने, मोमेंटम, टॉर्क। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल स्केलर्स की हाईलाइट कराई थी जैसे ये हैं, और सिमिलरली कुछ वेक्टर्स की बताई हैं। तो इनको अपने पास हाईलाइट रख लें क्योंकि ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। कुछ नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें स्केलर्स कौन सी है या वेक्टर्स कौन सी है, तो यहाँ से आप उनको याद कर सकते हैं। फर्दर चलते हैं। अब हमने पढ़ा कि स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं डेफिनेशन वाइज। अब उसको हम मैथमेटिकल देख लेते हैं कि उनको डिनोट कैसे करते हैं। टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी वी जनरली यूज
बोल्ड लेटर्स, ठीक है, बोल्ड लेटर्स कैसे ये दी हुई हैं, यहाँ तो अगर हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी दी गई है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोल्ड लेटर यूज़ करते हैं। ये अपने लेटर्स के ऊपर इस तरह से बार आ जाता है कि ऐसे हमने एक वेक्टर लिया और बार लगा दिया। इस तरह भी कर सकते हैं या इस तरह भी कर सकते हैं कि बार की जगह हम एक एरो हेड ऐड कर देते हैं। जो मोस्टली जो यूज़ होता है वो इस तरह यूज़ होता है। अगर आप सीनियर क्लासेस में भी देखेंगे तो आपको इसी तरह वेक्टर को डिनोट किया जाएगा। या बोल्ड या बार कम यूज़ होता है, ज़्यादातर आपके ऊपर एक एरो हेड दिया जाता है, ये देखेंगे आप। अब ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि ग्राफिकली a vector can be represented by a line segment with an arrowhead। इस फिगर 2.40 में देख लेते हैं। अब कोई भी लाइन सेगमेंट थी जिसका ओरिजिन ए है, ओरिजिन कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, और बी कोई डायरेक्शन थी। मैंने बात की पहले कि वेक्टर्स में हम एक तो मैग्नीट्यूड इवॉल्व करते हैं, उसके साथ डायरेक्शन इवॉल्व करते हैं। इन फिगर 2.14 द लाइन ए बी विद एरोहेड बी रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर वी। यही बात होगी कि एक वेक्टर वी है, इसको रिप्रेजेंट क्या कर रही है, ये ए बी लाइन सेगमेंट है जिसको एक एंड पे यानी कि बी की डायरेक्शन में एक एरो हेड है। द लाइन ऑफ ए बी गिव द मैग्नीट्यूड, स्टार्टिंग पॉइंट ए से लेके बी तक जो ये लाइन है ये इसका एक तरह से मैग्नीट्यूड है। while the direction of the line from A to B gives the direction of vector V। अब जो लाइन सेगमेंट ए बी है इसकी डायरेक्शन जिस साइड पे होगी वो उस वेक्टर की डायरेक्शन है। एग्जांपल देख लेते हैं। रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये एग्जांपल है, इसमें हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। अब वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड हमें बता दिया कि मैग्नीट्यूड क्या है, 80 न्यूटन, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई ना, तो वो मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन से जब नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ना तो हमने कम्प्लीटली ईस्ट में रहना है ना कम्प्लीटली नॉर्थ में रहना है, दोनों के मिडल में जो डायरेक्शन होगी उसको नॉर्थ ऑफ ईस्ट कहेंगे या नॉर्थ ईस्ट भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कंपास समझ लें जिसमें 4 डायरेक्शंस बताई हुई हैं। तो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो हमने कहाँ पे जाना है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि दोनों के मिडल में। दोनों के मिडल में कुछ लाइन इस तरह बनेगी, स्ट्रेट लाइन, तो ये ही हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी। पहले हम स्टेप वाइज देख लेते हैं कि स्टेप वाइज किस तरह किया उसने। स्टेप 1, ड्रॉ 2 लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर कहते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट, यानी अगर एक वर्टिकल है दूसरी हॉरिजॉन्टल आएगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट्स ईस्ट वेस्ट, सर यहाँ दिया भाई हॉरिजॉन्टल लाइन ना कम्प्लीटली, लेकिन हमने क्योंकि एक साइड लेनी है ये वाली, क्योंकि हम ईस्ट और नॉर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ईस्ट एंड वेस्ट, लेकिन हमें सिर्फ ईस्ट वाली साइड चाहिए तो हम ये ईस्ट कर दिया, ठीक है। एंड वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट नॉर्थ साउथ, जैसे ये वर्टिकल लाइन है नॉर्थ और ये साउथ पे जा रही है, लेकिन हमने सिर्फ नॉर्थ तक लेनी है तो हम नॉर्थ तक बात कर लेते हैं, नॉर्थ, और ये ईस्ट। स्टेप 1 हो गया। सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल टू रिप्रेजेंट अ गिवन वेक्टर। अब स्केल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दी गई है, 80 न्यूटन, लेकिन हमने क्योंकि अपने जो पेपर है पेज है उसके हिसाब से एक फिगर ड्रॉ करना है, तो हम एक अपनी तरफ से स्केल इमेजिन कर लेते हैं कि अगर हम जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे उस वेक्टर का, अगर 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो हम उसको इक्वल करेंगे 20 न्यूटन पे, तो ओवरऑल कितना है 80 न्यूटन, तो जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो बनेगी 4 सेंटीमीटर की, इज इक्वल टू 80 न्यूटन। तो अब हमने डायरेक्शन क्या देखनी थी
कि ईस्ट और नॉर्थ के सेंटर में होगी। अब हमने स्केल भी कर लिया कि हमने जो भी डायरेक्शन की जो लाइन लेंगे वो लाइन आखिर कितनी लेंथ में लेंगे कि जब 80 न्यूटन के इक्वल आ जाए। वो हमने अपने गिवन स्केल से जो इमेजिन किया है वो एक तरह से सपोज कर लिए 4 सेंटीमीटर। इसमें यही बताया गया कि इन दिस केस वी मे टेक अ स्केल विच रिप्रेजेंट्स 20 न्यूटन बाय 1 सेंटीमीटर ऑफ लाइन। अब 1 सेंटीमीटर के बजाय कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि पेज के हिसाब से चलना है तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ले लिया उसने। थर्ड स्टेप, ड्रॉ लाइन अकॉर्डिंग टू द स्केल इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ड्रॉ लाइन ओ ए ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। वेक्टर की डायरेक्शन बता दी मैंने और स्केल भी बता दिया। अब लाइन ड्रॉ करनी है। ओरिजिन पॉइंट को हम ओ कहते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उस लाइन का, ये वाला। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है, जो डायरेक्शन है उसको हमने ए कह दिया। ये ईस्ट थी, ये नॉर्थ थी, और नॉर्थ ईस्ट को हमने ए से डिनोट कर लिया। यहाँ से डायरेक्शन बनेगी स्ट्रेट, ठीक है। इसको हमने ए कह दिया। अब ये लाइन सेगमेंट है ओ से ए, ये कितने सेंटीमीटर्स की है? ये है 4 सेंटीमीटर्स की, और इस पर जो फोर्स रिप्रेजेंट हो रही है वो है 80 न्यूटन। पुट एन एरो हेड एट द एंड ऑफ द लाइन। ये एरो हेड है, ठीक है। इन दिस केस एरो हेड इज एट पॉइंट ए, ये पॉइंट ए था। Thus, the line OA will represent a vector. कौन सा वेक्टर? The force of 80 Newton acting towards northeast. होपफुली समझ आ गई होगी आपको, क्योंकि फर्दर देखते हैं टॉपिक 2.4, टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। इस टॉपिक में हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो मोशन के साथ लिंक होती है। एसोसिएटेड मतलब कि लिंक रहती हैं। When dealing with motion, we come across various terms such as position of an object, the distance covered by it, its speed and so on. तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं, जैसे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया, और उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या थी। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं ये उस ऑब्जेक्ट की मोशन के साथ लिंक रहती हैं। मोशन मतलब मूवमेंट। तो जो भी टर्मिनोलॉजीज या फैक्टर्स मोशन के साथ लिंक रहते हैं, उनमें जो एक फैक्टर है, एक टर्मिनोलॉजी कहते हैं हम, वो क्या है? वो पोजीशन है। पोजीशन कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन होती है विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब कि जो ऑब्जर्वर है वो खुद एक रेफरेंस पॉइंट होता है। कि फॉर एग्जांपल मैं जहाँ पे खड़ा हूँ और मैं जिस चीज़ को देख रहा हूँ, तो मैं उसकी जो लोकेशन बता रहा हूँ वो बेसिकली मैं अपनी पोजीशन के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर कोई चीज़ मेरे सामने है, तो अगर मैं अपने सामने उसे कह रहा हूँ कि वो मेरे सामने है, मेरे सामने इसलिए क्योंकि मैं उसकी जो पोजीशन है वो खुद को एज अ रेफरेंस पॉइंट रख के देख रहा हूँ। अब इस चीज़ को हम यहाँ पर देख लेते हैं। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ द प्लेस और अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, और इस रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। इसी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जो फिगर 2.16 में दी गई है कि ये हाउस है, इसको एच से डिनोट किया हुआ है, और एक स्कूल है जिसे एच से डिनोट किया गया। तो अगर मैं स्कूल की पोजीशन बताना चाहूँ, लेकिन अगर रेफरेंस पॉइंट में हाउस को लेता हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाउस से जो स्कूल है वो आगे की तरफ है, ठीक है। लेकिन अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट इस तरफ है कि मैं यहाँ से स्कूल देख रहा हूँ, तो मैं कहूँगा इसकी स्कूल की डायरेक्शन तो इस तरफ है। ऐसे ही होगी ना, क्योंकि जो रेफरेंस पॉइंट होगा उसी के अकॉर्डिंगली जो ऑब्जेक्ट है जिसकी हमने पोजीशन बतानी है उसकी लोकेशन वहाँ से आइडेंटिफाई होगी। अगर मैं हाउस को एज ए रेफरेंस पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ स्कूल को बताने के लिए, तो मैं यही कहूँगा कि घर से
आगे स्कूल है, लेकिन अगर कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है और वो हाउस की डायरेक्शन बताना चाह रहा है तो कह रहा है स्कूल के पीछे घर होगा। तो रेफरेंस पॉइंट एक मेन फैक्टर है किसी भी पोजीशन को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, you want to describe the position of your school from your home. Let the school be represented by S and home by H. The position of your school from your home will be represented by a straight line HS as given in the direction from H to S. डायरेक्शन स्टार्ट कहाँ से हो रही है? H to S, यानी कि जो H था हमारा ओरिजिन था, यानी रेफरेंस पॉइंट था जहाँ से हम देख रहे थे, और S क्या है? जो उसकी पोजीशन है। तो H to S उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। पोजीशन के साथ साथ दो और फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक को हम डिस्टेंस कहते हैं और एक को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। डिस्टेंस हम कहते हैं कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो पाथ है उस पाथ की लेंथ कितनी है। जैसे अगर हम ऊपर वाले एग्जांपल में अगर दोबारा देखें कि एक स्कूल है और एक हाउस है। अगर हम पाथ देखें, पाथ कौन सा कनेक्ट हो रहा है? राइट फिर लेफ्ट। अब ये जो रेड पाथ बनाया मैंने, ये क्या है? ये इस दोनों पॉइंट्स को एच और एस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, और इस पाथ की जो लेंथ होगी वो कितने भी मीटर्स बन जाती है, किलोमीटर्स बन जाती है, वो डिस्टेंस है। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट में पाथ नहीं होता, वो जो कहते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एच, ये एस। अब जो नॉर्मल डिस्टेंस था वो क्या था? वो इस रूट को फॉलो करते जा रहा था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कोई रूट नहीं होता, ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जो स्ट्रेट लाइन से डिनोट होता है। ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, इससे कनेक्ट हो रही है डायरेक्ट। तो जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस को हाईलाइट कर लेते हैं, और अब डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट को किस तरह एक्सप्लेन किया गया। कंसीडर अ बॉडी दैट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अलोंग अ कर्व पाथ। ये फिगर 2.17 है। ये ए से लेके ये बी तक दो पॉइंट्स हैं, जिसके ये आपको ब्लू लाइन शो हो रही होगी, एक कर्व लाइन है। ये इस दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पाथ है, जो कंप्लीट पाथ है, वो ये है। द स्ट्रेट लाइन ए बी गिव्स द डिस्टेंस विच इज़ द शॉर्टेस्ट। ये रेड लाइन शो हो रही है, ये क्या है? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए और बी का, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसमें कोई रूट को फॉलो नहीं किया होता, ये सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स को जो हम शॉर्टेस्ट वे में कनेक्ट कर सकते हैं उस डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट पे हम मैग्नीट्यूड की तो बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी जो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, कितने मीटर्स है, कितने किलोमीटर्स हैं। और सेम डिस्टेंस पर भी हम ये बात करते हैं, लेकिन डिस्टेंस में हम डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं करते, जबकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। कि जैसे ए से बी की तरफ, बी की तरफ यानी कि बी की डायरेक्शन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही इन्वॉल्व हो रही है, कोई फर्दर फैक्टर नहीं है। जबकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डी से। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बाद जो पॉइंट आता है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी में भी थोड़ा सा ही डिफरेंस है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो किस तरह है वो देख लेते हैं।
स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होती है? इज द रेट एट विच इट इज मूविंग. इन अदर वर्ड्स, द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज इट्स स्पीड. यूनिट टाइम सेकंड्स भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, डेज, ईयर, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि टाइम की कोई लिमिट नहीं है. टाइम की डिफरेंट क्वांटिटी जैसे सेकंड्स में होता है, मिनट्स में होता है, आवर्स में होता है, डेज में होता है, वीक्स में होता है, मंथ्स में होता है, ईयर्स में होता है, डेकेड्स, सेंचुरीज, चलता रहता है. तो स्पीड क्या हुई? स्पीड है द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. कि टाइम के रिस्पेक्टिव जो डिस्टेंस कवर किया होगा उसको हम स्पीड कहते हैं. 200 किलोमीटर डिस्टेंस है पर आर. आर क्या है? टाइम. इसको हम स्पीड कहते हैं. लेकिन वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी में सेम यही चीज़ होती है, लेकिन कोई डायरेक्शन बता दी जाती है. जैसे कि स्टेटमेंट को हम अगर रीड करें, फैल्कन कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर्स पर आवर. यहाँ तक ही होगी बात स्पीड की. लेकिन अगर इसके आगे स्टेटमेंट दे दी जाए कि इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, वेस्ट की बजाय नॉर्थ भी हो सकता है, साउथ भी हो सकता है, ईस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. लेकिन अगर बात आ जाए डायरेक्शन की, डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, या कंट्रीज का रहता है कि इस कंट्री से इस कंट्री की तरफ जो डायरेक्शन होगी, वहाँ पे अगर बर्ड इतनी किलोमीटर्स पर आवर कवर कर रही है, तो वो जो क्वांटिटी हो जाएगी, फिर वो क्वांटिटी एज अ वेक्टर और एज अ वेलोसिटी बताएगी. तो ये डिफरेंस है स्पीड में और वेलोसिटी में, डायरेक्शन का. अगर डायरेक्शन होगी तो वो स्पीड जो होगी उसे हम वेलोसिटी कहेंगे, लेकिन अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड रहेगी. स्पीड का एक फॉर्मूला भी दिया गया कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड मेजर करना चाह रहे हैं तो हमें दो चीज़ें देखनी होगी कि उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस था वो कितना कवर किया उसने और कितने टाइम में कवर किया. जब इन दोनों को हम इस फॉर्मूला में रिप्लेस करेंगे तो वहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आएगी वो उसकी स्पीड होगी. और इसी फॉर्मूला से हम डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं कि अगर आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बताई गई है और उसका टाइम बताया गया है कि वो जो स्पीड जिस स्पीड पे वो मूव कर रही थी कितने टाइम के लिए मूव किया उसने, उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस पता चल जाएगा कि उसने उस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया. और ये डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ये इस स्पीड के फॉर्मूला से डिराइव किया गया. किस तरह कि टाइम था, हमने टाइम को इस साइड से ख़त्म करना है. कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय टी ऑन बोथ साइड्स. इस तरफ से टाइम कैंसिल होकर ख़त्म हो गया, क्या बच गया? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड एंड टाइम. तो सेम यहीं लिखा हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. और डिस्टेंस को हम एस कहते हैं, स्पीड को वी और टाइम को टी. ये और सिंप्लीफाई करती है हमें. एस इज डिस्टेंस, वी इज इट्स स्पीड एंड टी इज द टाइम टेकन. एस आई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. ये जो हाईलाइट की चीज़ें ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं. हमने बात की स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, लेकिन वेलोसिटी को फर्दर हम सेपरेट टॉपिक में भी देखेंगे. अब देख लेते हैं कि स्पीड के बाद यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है. अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड कब? इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल मे बी. यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर एक बॉडी है वो यूनिफॉर्म स्पीड में कब होगी? वो तब होगी अगर वो जितना भी डिस्टेंस कवर करती है वो इक्वल इंटरवल्स टाइम में इक्वली डिस्टेंस कवर करे. कि इसको एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं. कोई कार है, वो हाईवे पे जा रही है और हमने जो टोटल टाइम देखा है वो है 1 आवर. अब हम उसके इंटरवल्स देखते हैं कि 1 आवर में जो पहले 10 मिनट थे, अगर
जो कार है वो पहले 10 मिनट में 2 किलोमीटर ट्रैवल की है, तो जो सेकंड 10 मिनट्स होंगे यानी 1 to 10 में वो 2 किलोमीटर ट्रैवल की है, और 10 to 20 अगर फिर वो 2 किलोमीटर ट्रैवल करती है, और 20 to 30 भी वो 2 ही किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। इसमें जो लास्ट में बताया गया कि हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, कि जो टाइम है वो शॉर्ट भी हो सकता है, लाजमी एक ही घंटा हो, 10 मिनट 20 मिनट से लेके 30 मिनट तक भी हो सकता है। लेकिन जो चीज़ मेन फैक्टर है वो यहाँ पे है कि इक्वल डिस्टेंस कवर होना चाहिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब जाकर उस बॉडी को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, कि उस बॉडी की जो स्पीड थी, उस कार की जो स्पीड थी, वो यूनिफॉर्म स्पीड थी। अब बात कर लेते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये इसकी डेफिनेशन है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि द वेलोसिटी टेल्स अस नॉट ओनली द स्पीड ऑफ द बॉडी, जिसने पहले बात की थी कि सिर्फ और सिर्फ उसकी स्पीड नहीं बताती, बट ऑल्सो द डायरेक्शन अलोंग द बॉडी इज मूविंग, कि वो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो भी बताती है हमें। तो जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं तो इसको हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रही है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। स्पीड मैंने बात की थी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, लेकिन वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्शन रहती है। वेलोसिटी से v, डिस्प्लेसमेंट का ये d, एंड टाइम का t। तो जिस तरह स्पीड के फॉर्मूला से हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला था, सेम इसी तरह वेलोसिटी के फॉर्मूला से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। किस तरह? ये t है, इस t को ख़त्म करना होगा तो इधर भी t से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी साइड भी t से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर से करेंगे t कैंसिल हो गया, और दूसरी साइड का t v से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू वी टी। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी का जो यूनिट है वो सेम रहता है, क्या है? मीटर पर सेकंड। ये थी वेलोसिटी। अब देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड मैंने बात की थी कि यूनिफॉर्म स्पीड तब होगी जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। सेम इसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है कि जब कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। डिस्प्लेसमेंट किसे कहा था हमने? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन equal intervals of time, however short the interval may be। तो सेम चीज़ है, डिफरेंस क्या आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी अगर टोटल टाइम 30 मिनट्स है तो फर्स्ट हाफ यानी कि 10 मिनट्स में उसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी। अगर सेम डिस्प्लेसमेंट वो कवर करती है सेकेंड हाफ यानी 10 to 20 मिनट्स का जो इंटरवल है उसमें, और सेम 20 से 30 मिनट्स का जो इंटरवल है उसमें, इन तीनों इंटरवल्स में अगर वो सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है तो उस बॉडी की जो वेलोसिटी है उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया है एग्जाम्पल 2.2 में। इसमें वो कह रहा है कि a sprinter completes its 100 मीटर रेस in 12 seconds. Find its average speed। कि एक स्प्रिंटर है, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है कुछ टाइम में। डिस्टेंस क्या है? 100 मीटर्स, और टाइम क्या है उसने? 12 सेकेंड्स। ये हमारे पास गिवन डाटा आ गया। अब हमने पढ़ा था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है,
ये फार्मूला है, ठीक है। इसमें उसकी वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या था, 100 मीटर, डिवाइड बाय टाइम 12 सेकेंड्स। जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आया 8.33 मीटर पर सेकेंड। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 1 सेकेंड में, वो बना हमारे पास 8.33 मीटर। यानी 8.33 जो मीटर की जो डिस्टेंस है, वो इतना डिस्टेंस 1 सेकेंड में कवर कर रहा था। तो जब तक उसने ये डिस्टेंस 12 सेकेंड्स में कवर किया, तब वो टोटल डिस्टेंस कितना बना था, 100 मीटर्स। तो ये उसकी स्पीड थी कि पर सेकेंड वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा था। हमने वेलोसिटी की बात की थी, और एक्सेलरेशन में भी सेम वेलोसिटी ही इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन किसी भी बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी होती है और इनिशियल वेलोसिटी होती है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी जब वो बॉडी स्टार्ट हुई थी तब क्या थी, और जब वो बॉडी ने अपने जो वेलोसिटी है एंड की है, जिसे हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, तब उस बॉडी की वेलोसिटी क्या थी। उन दोनों वेलोसिटीज का जो डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, के टाइम के हिसाब से किस तरह चेंज हुई है उसकी वेलोसिटी, उसके डिफरेंस को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। Acceleration is defined as the rate of change of velocity. वेलोसिटी के जो डिफरेंस है, रेट ऑफ चेंज कहते हैं डिफरेंस को, कि पहले कितनी थी और बाद में कितनी आई, उसके जो डिफरेंस है, उसमें जो चेंज आया, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अलॉन्ग क्या चेंज आया, जिसका फॉर्मूला है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, कि पहले क्या थी बाद में क्या हुई। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो वेलोसिटी को हमने v से रिप्रेजेंट किया था, फाइनल वेलोसिटी होगी तो वी एफ, इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल डिवाइड बाय टी इज इक्वल टू ए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड का तो हमने पढ़ा था कि स्पीड और वेलोसिटी का था, लेकिन एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकेंड, फिर दोबारा से पर सेकेंड आ जाता है ऐसे। एम एस रेज टू पावर -2। अब आगे बात की गई कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है। सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे स्पीड में बताया गया था कि जो डिस्टेंस होगा वो इक्वली चेंज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट की बात की थी कि डिस्प्लेसमेंट को इक्वली चेंज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इंटरवल्स ऑफ टाइम। और एक्सेलरेशन में क्योंकि बात हो रही थी वेलोसिटी की, तो जब वेलोसिटी इक्वली चेंज होगी विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उस एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। A body has uniform acceleration if it has equal changes in velocity in equal intervals of time, however short that time may be। तो सेम कॉन्सेप्ट है, सेम डेफिनेशन है, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों का फ़र्क है। अब यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होती है और नेगेटिव कब होती है। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव if its velocity increases with time, and negative कब होती है, acceleration of a body is negative if velocity of that body decreases। उसमें इंक्रीज हो रही थी तो पॉजिटिव थी, डिक्रीज हो रही थी क्या होगी, नेगेटिव। एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर कोई कार है वो एक हाईवे पे जा रही है, तो उसकी जो पहले वेलोसिटी थी, पहले जो एक्सेलरेशन थी, वो क्या थी, 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन 10 से 15 मिनट बाद जब हमने नोट की, तो वो इंक्रीज होकर कहाँ चलेगी, 40 किलोमीटर पर आवर पे। तो ये जो डिफरेंस बना, ये क्योंकि इंक्रीज हुई है लोअर टू हायर वेलोसिटी, तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर इन केस कोई कार पहले 30 किलोमीटर पर जा रही थी, लेकिन 10 से 15 मिनट बाद वो क्या होगी, 20 किलोमीटर पर आवर की एक्सेलरेशन पे आ गई,
तो अब क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है, जो चेंज आया, पहले क्या था 40, फिर क्या हम कर लेते हैं 20, तो क्योंकि हाई टू लोअर आई है उसकी वेलोसिटी, तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन भी कहते हैं या रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम नेगेटिव एक्सेलरेशन के हैं, और दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन रिटार्डेशन। तो जहाँ पर अगर पूछ लिया जाए रिटार्डेशन या डिफाइन डिसेलरेशन, तो बेसिकली वो पूछने का चाह रहा है कि डिफाइन नेगेटिव एक्सेलरेशन, कि नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है। एग्जाम्पल 2.4 देख लेते हैं। A car starts from rest, its velocity becomes 20 मीटर पर सेकेंड in 8 seconds. Find its acceleration. एक्सेलरेशन क्या होती है कि वेलोसिटी में जो डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंस कौन सा है कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के जो जो फर्क होगा उसको हम वेलोसिटी के डिफरेंस है वो कहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या बताई थी, क्योंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है। रेस्ट मतलब कि जिसमें कोई मोशन नहीं होता, जीरो की स्टेट से। तो जीरो की स्टेट पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड, और इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी बताई गई है ये है फाइनल वेलोसिटी। जो स्टार्ट होने के बाद किसी एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी आई है, वो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लिया गया, 8 सेकेंड्स। तो इन तीनों क्वांटिटीज को अगर हम फॉर्मूला वाइज देखें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। वैल्यू रिप्लेस की कि फाइनल वेलोसिटी क्या थी 20 मीटर पर सेकेंड ऐड कर दिया यहाँ पे, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, रेस्ट पे 0 थी, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, डिवाइड बाई टाइम 8 सेकेंड्स। तो जब इन सबको सॉल्व किया तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो क्या है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये इसका ऊपर हमने ऐसा यूनिट पढ़ा था। और वैल्यू कितनी है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ कार इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल 2.5 में रिटार्डेशन पूछी गई है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या बनी। इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा थी, फाइनल वेलोसिटी कम हो गई। व्हेन अ कार मूविंग एट वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली टू 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। ये क्योंकि हाई वेलोसिटी थी और वो लोअर की तरफ आई है कितनी, 15 मीटर पर सेकेंड, तो उसमें जो रिटार्डेशन हुई है, डिसेलरेशन हुई है या नेगेटिव एक्सेलरेशन थी, वो क्या हुई है, तो उसको देख लेते हैं हम। इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का चेंज क्या आया, फाइनल माइनस इनिशियल को करेंगे तो -15 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस आया उसकी रिटार्डेशन में। और टाइम कितना लिया गया है, 5 सेकेंड्स। अब उसका फॉर्मूला वाइज देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। वही फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी क्या हुई, पहले निकाल ली थी हमने, -15 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई टाइम टेकन 5 सेकेंड इज इक्वल टू जो डिफरेंस आया, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन थी वो क्या बनी, -3 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डिसेलरेशन। डिसेलरेशन ऑफ द कार इज 3 मीटर पर सेकेंड। अब टॉपिक 2.5 जो है ये, इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, कि अगर हमने मोशन क्या थी, मोशन किसी बॉडी की मूवमेंट को कहते हैं, कि पहले वो बॉडी किस पोजीशन पे थी, मूव होकर किस पोजीशन पे चली गई, तो वो जो मूवमेंट थी उसको हम मोशन कहते हैं। उस मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, यहाँ पर कुछ वो बताया गया है।
ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे of representing information about relation between various quantities. The quantity between which a graph is plotted are called variables. One of the quantity is called independent quantity and other value of which varies with independent is called डिपेंडेंट क्वांटिटी. यानी कि जो ग्राफ होता है उसमें हमारे पास बेसिकली दो क्वांटिटीज के बीच में प्लॉट होता है. इसी एक क्वांटिटी को हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं और उसमें से एक क्वांटिटी क्या होगी? डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू उस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के. ग्राफ्स की एक टाइप बताई गई है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, जैसे ये फिगर 2.8 में बताया गया है. मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, यही यही पॉइंट होता है जो इंपॉर्टेंट होता है. इसके बाद यहाँ लिख भी लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट. इसको हम देख लेते हैं. इसमें बताया गया कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट. पूछा जा सकता है कि स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट कब होती है? इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. कि उस बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो टाइम के अलॉन्ग इक्वल होना चाहिए. कि अगर बॉडी पिछले 30 मिनट से एक डिस्टेंस कवर कर रही है तो उस बॉडी ने अगर फर्स्ट 10 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर किया है, फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर्स कवर किए हैं, तो 10 से जब 20 मिनट्स होंगे तब भी उसको 2 किलोमीटर्स ही कवर करने होंगे. अगर वो 2 किलोमीटर्स कवर ही करता है और उसके बाद 20 से 30 भी सेम 2 किलोमीटर्स कवर करता है तो उसकी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट है. यानी कि सेम इक्वल स्पीड से जा रही है गाड़ी. गाड़ी ने ना स्पीड ज़्यादा की है ना स्पीड कम की है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो उतना ही कवर हो रहा है जितना पहले कवर हुआ था. तो ऐसी क्वांटिटी को, उसकी ऐसी स्पीड को हम कांस्टेंट स्पीड कहते हैं. और जो कांस्टेंट स्पीड का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है और ग्रेजुअली इंक्रीजिंग की तरफ होता है. The distance time graph as shown in figure 2.3 is a straight line. The slope gives speed of the object. इसको प्लॉट किस तरह करते हैं वो देख लेते हैं. एक एक्सिस लिया x, इस पर टाइम कर लिया हमने, और एक एक्सिस लिया y, इस पर डिस्टेंस आ गया. अब जब फर्स्ट 5 सेकेंड्स गुजरे तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ था? 10 मीटर्स. तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लेंगे तो ये पॉइंट बन जाता है. सिमिलरली जब 10 सेकेंड्स पास हुए तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 20 मीटर्स का. इन दोनों को हम डॉटेड लाइन से आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे. तो जिस पॉइंट पे कनेक्ट कर रहे होंगे वहाँ पर हम ऐसे हाईलाइट कर लेंगे. सेम 15 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस हुआ, 20 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस हुआ. तो ये एक तरह से वैल्यूज़ हमने आपस में इनको पॉइंट की हेल्प से मार्क करना है. और जब हमारे पास एक जो वेरिएबल्स का जो सेट है वो सारा प्लॉट हो जाएगा तो उसके बाद हमें देखना है इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करना है हमने. रेस्ट से स्टार्ट हुई, पहले किस पॉइंट पे गई, फिर किस पॉइंट पे. तो इस तरह हमारे पास ग्राफ में वो जो कौन सा स्पीड होगी वो हाईलाइट हो जाएगी. तो एक तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ था जो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था. फर्दर देखते हैं. फर्दर क्या बताया कि कंसीडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द ग्राफ. ये पॉइंट्स है. हमने एक पॉइंट ये ए ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पर बी ले लिया. इसको देख लेते हैं कि ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी. स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या थी? वो जो स्लोप की है ए से और बी की जो लाइन थी उसकी स्लोप को क्या था? स्पीड थी वो. स्पीड में क्या चीज़ें आती हैं कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये पॉइंट से दो ए और बी पॉइंट्स था, ये बी. अब पॉइंट ए का डिस्टेंस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 10 से, और बी कहाँ? 30 पे जा रहा है. तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आया? 20. पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस है वो कितना था? 20 मीटर्स.
20 मीटर्स हो गया, और टाइम हमने लिया है सी से डी तक। टाइम को हमने सी से डी कह दिए। ए से बी का डिस्टेंस, सी से डी का टाइम क्या बना, सी था 5 और डी 15, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या आया, 10 सेकेंड्स का। इनकी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर रिप्लेस किया, डिस्टेंस 20 मीटर्स, टाइम 10 सेकेंड, इक्वल टू क्या आया, 2 मीटर पर सेकेंड। तो हम ग्राफ से इस तरह वैल्यूज़ ढूंढ सकते हैं। तो अभी जो ग्राफ की बात की थी वो थी कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है वेरिएबल स्पीड का ग्राफ। वेरिएबल स्पीड कहते हैं कि जो कॉन्स्टेंटली मूव हो रही हो, कांस्टेंट स्पीड में चेंज नहीं आ रहा था, वेरिएबल स्पीड में चेंज आ सकता है। कि अगर स्पीड पहले 10 किलोमीटर पर आवर थी, फिर 20 हो गई, फिर 15 हो गई, फिर 7 हो गई, यानी कि कांस्टेंट नहीं रहती, ऊपर नीचे चेंज होता रहता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट does not cover equal distances in equal interval of time, then its speed is not constant। अगर वो कांस्टेंट नहीं होगी इसका मतलब फिर वो वेरिएबल स्पीड है। इसका ग्राफ देख लेते हैं। इन दिस केस द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसमें चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। द स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट। 2.20 को देख लेते हैं। अब इसमें आपको एक रेड लाइन शो हो रही है जो काफ़ी कर्वी लाइन है। तो ये लाइन है, ये बेसिकली वेरिएबल स्पीड को डिनोट कर रही है। कि पहले इसकी अगर हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट 5 सेकेंड में जो स्पीड थी वो इस पॉइंट पे थी, कनेक्ट कर लिया उसको, 20 पे कुछ ये बन रहा था, 30 पे कुछ ये बन रहा था, और 40 पे इस तरह जा रही लाइन। ठीक है, तो अगर हम देखें ये पॉइंट, यहाँ से ये पॉइंट, फिर यूं और यूं, फर्दर उसने दिखाया गया कि कुछ इस तरह जा रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनी ना, कर्व हो रही है। कर्व इसीलिए हो रही है क्योंकि उसकी वेरिएबल स्पीड जो है वो बार बार चेंज हो रही है। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो इसका फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। टेंजेंट हम कहते हैं जो स्ट्रेट लाइन होती है, आर एस, ये स्ट्रेट लाइन किसके परपेंडिकुलर है, क्यू एंड एस के। तो आर एस से हमने जब अपना डिस्टेंस देखा वो कितना बना, आर एस डिस्टेंस की आ गया ना, क्योंकि ये एक्स वाई एक्सिस पे है, और जो क्यू आर एस है वो एक्स एक्सिस पे है, वो उसका टाइम हो जाएगा। ये पी हमारा पॉइंट है क्योंकि पी के अलॉन्ग हमने लिए ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे जो थी वो आर एस थी, आर एस डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना आया 30, कैसे, 0 रेस्ट पोजीशन से, आर कहाँ पे बन रहा है 30 पे, तो 30 और 10 सेकेंड किस तरह के, अगर हम क्यू से स्टार्ट करें 5 सेकेंड्स यहाँ बनते हैं, और इस पॉइंट एस तक 10 सेकेंड्स। इनको सॉल्व किया तो 3 मीटर पर सेकेंड की वेरिएबल स्पीड थी पॉइंट पी पे। एग्जाम्पल 2.6 सेम जो मैंने पीछे ग्राफ्स देखे हैं उन्हीं पे बेस करती है। और यहाँ पर हमें क्या पूछा गया कि पहले द डिस्टेंस कार हैज़ ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड्स, एवरेज स्पीड ऑफ द कार, और स्पीड ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकेंड्स। तो सेम चीज़ें हैं, आसानी से निकल आएंगी। द डिस्टेंस कार हैज़ ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया आपको वो आप इसी एक्सिस से देख सकते हैं, 0, 10, 20, 30, और लास्ट पे क्या है 40, यानी कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस बताया गया है वो कितना है 40 मीटर्स। इसी आंसर तो यहाँ तक हो गया ना। सेकंड में द स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकेंड्स, फर्स्ट 5 सेकेंड्स कहाँ बनते हैं वो देख लेते हैं।
जीरो से स्टार्ट हो रही है, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 ज़्यादा हो गया, यानी कि 4 और 6 के सेंटर में यहाँ पर 5 सेकेंड्स बन रहे हैं। तो 5 सेकेंड्स का जो डाटा प्लॉट हुआ है वो यहाँ पर है, पॉइंट ए पे। ठीक है, अब पॉइंट ए पे देख लेते हैं हम इसको कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ। यहाँ से डिस्टेंस स्टार्ट हो रहा है और 30 से आगे जाके लेकिन 40 से नीचे है, 35 मीटर्स। वैल्यू ऐड कर दी 35। स्पीड का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस 35 और बात की गई थी कि फर्स्ट 5 सेकेंड्स की, तो टाइम 5 सेकेंड्स। सॉल्व किया तो स्पीड क्या आई, 7 मीटर्स पर सेकेंड। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड मतलब कि टोटल डिस्टेंस कितना था और टोटल टाइम कितना था। टोटल डिस्टेंस 40, टोटल टाइम 10 सेकेंड्स, डिवाइड किया, सेम फॉर्मूला के डिस्टेंस ओवर टाइम। तो जो एवरेज स्पीड थी वो थी 4 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस मूव ड्यूरिंग लास्ट 5 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स कौन से थे, इस पॉइंट से लेके 10 तक, 5 to 10 लास्ट 5 सेकेंड्स थे। यानी पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो देख लेते हैं। कि हाईएस्ट पॉइंट क्या था, 40। यानी कि ये लाइन जा रही है हमारे पास, ये कंप्लीट लाइन ये 40 की है। और क्योंकि हमने 5 सेकेंड्स के बाद देखना था, तो 5 सेकेंड्स के पॉइंट का आ रहा था यहाँ पे, जो 35 पे था। तो इन दोनों लाइंस का जो डिफरेंस है वो क्या था, 5 मीटर्स का। तो लास्ट 5 सेकेंड्स में जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया वो क्या है, 5 मीटर्स का। 2.6 इक्वेशन ऑफ मोशंस। इक्वेशन ऑफ मोशंस में कुछ ऐसी इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो हमें मूविंग बॉडीज के मोशन को डिस्क्राइब करती हैं जब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही हों। और इन इक्वेशंस के थ्रू हम डिफरेंट टर्म्स हैं, फिजिकल टर्म्स हैं, जैसे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़े हैं। इन सब के आपस में रिलेट करके हम डिफरेंट कैलकुलेशंस करते हैं। और एक सवाल बनता है कि वाई वी नीड दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन, कि हमें ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं हमें इनकी क्यों ज़रूरत पड़ी। तो इन इक्वेशंस ऑफ मोशन से हम ये समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव करते हैं, उनकी स्पीड, डिस्टेंस टाइम के साथ साथ किस तरह चेंज आता है। और यही वो इक्वेशंस हैं जो साइंस और इंजीनियरिंग की फील्ड्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आर थ्री बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन for moving bodies with uniform acceleration. These equations relate initial velocity, final velocity, acceleration, time and distance covered by a moving object. To simplify the derivation of these equations, we assume that the motion is along a straight line. Hence, we consider only the magnitude of displacement, velocity and acceleration. अब ये तो था कुछ इसका इंट्रोडक्शन, और कि 3 तरह की इक्वेशंस होती हैं। इससे आगे हम देखेंगे कि इन इक्वेशंस को डिराइव किस तरह करते हैं मैथमेटिकली। कंसीडर अ बॉडी विद इनिशियल वेलोसिटी vi इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। कि एक बॉडी है जो मूव कर रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है, उसका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है, और जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जो टाइम के लॉन्ग इक्वल इंटरवल्स में जो वेलोसिटी वो चेंज हो रही है। तो एक हमने बात की कि इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ बात हो रही है वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, कि कुछ टाइम के बाद जो वेलोसिटी बनेगी उसको हम फाइनल वेलोसिटी कह रहे हैं। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाय स्पीड टाइम ग्राफ। ये फिगर 2.26 में एक स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ मतलब कि ये ग्राफ जो ड्रॉ किया गया उसमें एक एक्सिस पे हम स्पीड रखेंगे और दूसरे एक्सिस पे हम टाइम करेंगे, और इन दोनों एक्सिस में हम डिफरेंट वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे।
The slope of line AB is acceleration. The total distance covered by object is shown by the shaded area under line AB. तो ये था ऐसा कुछ बैकग्राउंड। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसी बैकग्राउंड से कैसे निकाली गई है वो देख लेते हैं। इसी तरह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, वो हमें ये बताती है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड, टाइम और एक्सेलरेशन को जाने तो हम उसकी फाइनल स्पीड पता कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई चीज़ पहले से चल रही है, कितनी देर में और कितनी तेज़ हो जाएगी वो हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। Speed time graph for motion of a body is shown in figure 2.6. Slope of line AB gives the acceleration A of a body. यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारे पास होता है y एक्सिस, उसके अलॉन्ग हमने स्पीड ले ली है, और ये होता है x एक्सिस जिस पे हमने टाइम ले लिया। ये हमारा ओरिजिन O होता है। हमने बात की कि कोई पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। पॉइंट A है जहाँ से हमारी बॉडी मूव करना शुरू हुई थी, और पॉइंट B क्या है कि कुछ टाइम के बाद जब हमने उसकी वेलोसिटी नोट की, तो जहाँ पर वेलोसिटी vf थी, जो फाइनल वेलोसिटी थी कुछ टाइम के बाद, तो उस पॉइंट को हमने b कह लिया। एक व्हीकल है जो a से b ट्रैवल की गई है। पॉइंट a क्योंकि उसका रेस्ट पोजीशन थी, या यूँ कह लें कि बिगिनिंग पोजीशन थी, वहाँ पे उसकी एक इनिशियल वेलोसिटी थी, और पॉइंट बी पे जब कुछ टाइम बाद हमने नोट की तो फाइनल वेलोसिटी थी vf। ये देखिए ये vf है, इसी के अलॉन्ग ये पॉइंट b है। तो एक्सेलरेशन देखनी थी, स्लोप ऑफ लाइन ए और बी। स्लोप ऑफ लाइन हम फाइंड आउट करते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू जो लाइन परपेंडिकुलर है डिवाइड बाय उसकी जो बेस बन रही है। वो किस तरह बन रही है वो देख लेते हैं कि ये स्लोप है ए से बी, परपेंडिकुलर कहते हैं ये वाली जो वर्टिकल लाइन है, वो बेस जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अब जो परपेंडिकुलर लाइन है वो क्या है, पॉइंट बी से पॉइंट सी पे, ये देख लें, डिवाइडेड बाय बेस। बेस क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट सी, पॉइंट ए से पॉइंट सी। अब जो पॉइंट बी से पॉइंट सी है, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पीड की। अब हमने स्पीड जो है वो यहाँ पर दो पोर्शंस में है कि इस बी से लेके डी तक, यानी कि ये टोटल स्पीड थी, और माइनस सी से लेके डी तक। हमें स्पीड चाहिए सिर्फ इस पोर्शन की जो बी से सी तक है, लेकिन बी से सी तक की स्पीड को मेजर करने के लिए हमें टोटल में से पहले टोटल फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद जो दूसरा सेक्शन बनता है उसको माइनस करेंगे। जो रिमेनिंग हो जाएगी वो ये स्पीड होगी जो हमें पॉइंट ए से लेके जो पॉइंट बी तक गया है बॉडी, उसमें जो इंक्रीज आया उसकी स्पीड में इनिशियल से फाइनल तक, वो फाइंड आउट कर सकते हैं हम उस तरह। तो बी सी क्या बना, बी डी माइनस सी डी, और ए सी, पॉइंट ए ये था, पॉइंट सी। अब क्योंकि ये बेस है और इसी को अगर हम देखें, ये बेस किसकी बन रही है, इसी एक्स एक्सिस की बन रही है, उसी के पैरेलल है, पॉइंट ओ से लेके ये पॉइंट डी। क्योंकि टाइम है ना हमारे पास, जो बेस वाली पोजीशन है वो टाइम पे आ रही है, तो हम इस बेस वाली पोजीशन को ओ डी भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या चीज़, कौन सी लाइन, कौन से पॉइंट्स किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं। बी और डी की बात की गई थी, यहाँ से बी से लेके ये डी तक, तो इसको हमने फाइनल वेलोसिटी कह दी है, जो एक तरह से टोटल वेलोसिटी थी हमारी। उसके बाद ये सी और ये डी की बात की गई है। ये हमारे पास कौन से सेक्शन में आ रहा है,
इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि इससे नीचे वाला एरिया था ये इनिशियल वेलोसिटी वी आई। अब बात की गई है ओ डी। ओ डी हमारे पास टाइम है, किस तरह ओ डी आ रहा है एक्स एक्सिस पे, ये पॉइंट ओ, ये डी, और ये एक्सिस बन रहा है, ये एक्स एक्सिस है, इस पे क्या है टाइम टी। इनको रिप्लेस कर दिया इसमें। स्लोप ऑफ लाइन ए भी एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, ए बी डी फाइनल वेलोसिटी माइनस सी डी इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई ओ डी टाइम। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आ गई एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन हमने क्या बात की थी कि हम इस इक्वेशन से स्पीड मेजर करते हैं, जो फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल स्पीड होती है। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे। ये टी है, ये टी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा क्या वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। हमें सिर्फ फाइनल वेलोसिटी देखनी है, तो ये वाली वैल्यू इस तरफ आके ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, तो वी एफ इज इक्वल टू ए टी प्लस वी इनिशियल। वही बात आ गई ना कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से किसी ऑब्जेक्ट की जो फाइनल स्पीड है वो पता करनी होती है। ये क्वेश्चन हमें बताती है कि हम किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड, टाइम और एक्सेलरेशन जाने तो हम ये पता कर सकते हैं कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। यानी किसी ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में हमारे पास इनिशियल स्पीड पता है, उसकी उसकी जो टाइम कवर किया है वो पता है, और उसकी एक्सेलरेशन क्या हुई है। हमें ये तीनों फैक्टर्स पता है, तो हम उस ऑब्जेक्ट का बता सकते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो ऑब्जेक्ट। इसको देख लेते हैं अब ये कैसे किया गया। इन स्पीड टाइम ग्राफ shown in figure 2.26, the total distance s traveled by a body is equal to total area OABD under the graph। फिगर 2.26 है हमारे पास, इसमें वो कह रहा है कि जो टोटल डिस्टेंस s है वो किसके इक्वल आएगा, टोटल एरिया किस पॉइंट्स में, ओ ए बी से डी, यानी कि जितना ये हाईलाइटेड रीजन है, यानी कि इस ये टोटल एरिया है जो कवर किया उस बॉडी ने, उसको हम किस तरह कह रहे हैं कि एस से कह रहे हैं, टोटल डिस्टेंस एस। अब अगर हम इस टोटल डिस्टेंस जो एस जो कवर किया है, इसको अगर हम गौर से देखें तो इसमें हमारे पास एक पोर्शन बन रहा है रेक्टेंगल का और एक बन रहा है ट्राइंगल। रेक्टेंगल कैसे कि जो ये वाला एरिया है वो रेक्टेंगल है, और ये वाला जो एरिया है ये ट्राइंगल है। हमने यहाँ बात की थी कि टोटल डिस्टेंस एस किसके इक्वल आया, ये टोटल एरिया ओ ए बी डी कवर हुआ है, और ओ ए बी डी में हमने देखा कि एक रेक्टेंगल होता है और एक ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ टोटल एरिया, इसमें रेक्टेंगल क्या था ओ ए सी डी प्लस ट्राइंगल ए बी सी। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि जो रेक्टेंगल का एरिया है वो क्या बना। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, उसके बाद इस पॉइंट से लेके ये डी पॉइंट तक ओ ए ओ डी आ गया। डी इसकी एक तरह से लेंथ है हॉरिजॉन्टली, और ओ ए क्या है, उसकी वर्टिकली हाइट है। तो एरिया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एरिया निकाल लेते हैं। ओ ए क्या था, इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी, ये गिवन है। उसके बाद जो ओ डी था वो क्या था, वो ये टाइम है। रिप्लेस कर दी वैल्यूज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आया, वी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय टाइम। एरिया ऑफ ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल का एरिया किस तरह होता है, 1/2 इंटू ए सी मल्टीप्लाई बाय बी सी। ए सी कौन सी साइड थी, ए सी उसकी बेस थी, और बी और सी उसकी जो वर्टिकल परपेंडिकुलर साइड थी वो थी, पॉइंट ए से पॉइंट सी और पॉइंट सी से पॉइंट ये वाली, ये
परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस एंड इट्स परपेंडिकुलर साइड। तो जो बेस थी वो टाइम था और परपेंडिकुलर साइड पे हमारे पास एक्सेलरेशन और टाइम आ रहा है। और हमारे पास ट्राइंगल का एरिया भी आ गया है और उस रेक्टेंगल का जो पोर्शन था उसका एरिया भी आ गया। इन दोनों एरियाज़ को जब हम आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो टोटल एरिया है वो आ जाएगा। ये था हमारे पास ट्राइंगल रेक्टेंगल का एरिया और ये था उस ट्राइंगल का एरिया। दोनों को ऐड कर दिया तो वी इनिशियल टाइम वैसे के वैसे ही आ गया। यहाँ पर भी टी था और यहाँ पर भी टी था, ये दोनों मल्टीप्लाई होते और टी स्क्वेयर आ गया। तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। इस इक्वेशन से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी अगर उसकी इनिशियल स्पीड बताई गई है, टाइम बताया गया और एक्सेलरेशन बताई गई है। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमें बताती है कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, हमें उसका डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो पता हो और उसकी जो इनिशियल स्पीड थी, जिस स्पीड के साथ उसने वो डिस्टेंस कवर करते हुए अपनी एक स्टार्ट लिया था, हमें ये दो चीज़ें पता हो तो हम जो उस इक्वेशन की हेल्प से उस बॉडी की जो फाइनल स्पीड होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन अ स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर 2.26, जो पिछली फिगर थी, the total distance s traveled by the body is given by the total area OABD। ये टोटल एरिया है OAB से यहाँ तक D तक। तो इस टोटल एरिया को उसने क्या कहा है, S से डिनोट किया है कि टोटल एरिया ऑफ OABD इज इक्वल टू S इज इक्वल टू OA प्लस BD डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय OD। अब ये OA क्या है, BD क्या है, ये बेसिकली दो पर दो पैरेलल साइड्स हैं इस रीजन की। क्योंकि हम टोटल एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, एक ये पैरेलल साइड है ओ ए और ये इस बी से लेके ये डी तक एक ये पैरेलल साइड है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ बचती है हमारे पास बेस होती है। हम बात कर रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ में, क्योंकि ये 2D ग्राफ है, 2 डायमेंशनल ग्राफ है, इसमें हमारे पास सिर्फ दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई। तो हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखा हमारे पास दो पैरेलल लाइंस आ रही हैं, एक ओ से लेके पॉइंट ए तक की है और एक बी से लेके पॉइंट डी तक की है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ बचती है हमारे पास क्या है, वो उसकी हॉरिजॉन्टल ये बेस वाली पॉइंट है ओ से लेके डी तक, जिसको हमने टी टाइम का है। क्योंकि दो पैरेलल साइड्स हैं हमारे पास ओ ए प्लस बी डी, इसको डिवाइड कर दिया 2 पे मल्टीप्लाई बाय ओ डी, जो रिमेनिंग थर्ड रह गई थी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हमने बेस कहा था। अब ये 2 जो है ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, और पीछे क्या बच गया ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय ये वाला ओ डी। इनकी हमने अब जो नेक्स्ट स्टेप करना है उसमें दोनों साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड पे स्लोप को मल्टीप्लाई कर देना है। स्लोप क्या था हमारे पास, स्लोप एक्सेलरेशन थी, हमें दोनों साइड्स पे इसी एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। 2s मल्टीप्लाई बाय बी सी डिवाइड बाई ओ डी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और ये। अब राइट हैंड साइड में क्या था, ओ डी से ये वाला ओ डी कैंसिल, ब्रैकेट वाली वैल्यू वैसे ही आ गई, मल्टीप्लाई बाय ये वाली बी सी का पॉइंट इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये वाली साइड इसी तरह बन के वापस आ गई। अब ये हमारे पास फाइनल जो इक्वेशंस आ गई हैं वो आ गई है। अब इसमें हमने अपनी जो ग्राफ के अलॉन्ग जो वैल्यूज़ थी वो पुट करनी है। 2s, एस क्या था डिस्टेंस,
ये स्लोप जो ऐड की थी इसको हमने एक्सेलरेशन कहा था, ए से रिप्लेस कर दिया। ओ ए और बी डी क्या था, इसको दोबारा देख लेते हैं। ओ ए क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इनिशियल वेलोसिटी थी। उसके बाद क्या था, बी से लेके डी तक, बी और डी हमने इधर भी देखो किया हमने, फाइनल वेलोसिटी। तो ओ ए वी इनिशियल प्लस बी डी वी फाइनल, और जो बी और सी थी वो वेलोसिटीज का डिफरेंस था, कि जो बी और सी है इसकी इक्वल आया था बी डी टोटल के माइनस सी डी जो दूसरा सेक्शन था। इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास जो वी एफ है फाइनल वेलोसिटी थी, जो इनिशियल वेलोसिटी में गेन आया था, हमने वो फाइंड आउट किया था किस तरह, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और वेलोसिटी का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन। ये डेफिनेशन में पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर वही चीज़ आ गई, बी सी क्या था, वेलोसिटीज का डिफरेंस, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पर वी एफ स्क्वेयर कैसे आया, वी इनिशियल स्क्वेयर कैसे आया, फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, यही पढ़ा था हमने। तो अगर इसी फॉर्मूले को हम देखें तो इक्वेशंस इसी तरह लिखी हुई हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अगर हम वापस फॉर्मूला की फॉर्म में लेके जाएं तो क्या बनेगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वेयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वेयर, और टू एस ए जो मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरह आ जाएगा। तो इस इक्वेशन से हम क्या ढूंढ सकते हैं कि हमें एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड पता है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो पता है, तो उसकी ओवरऑल स्पीड क्या होगी अब वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। टॉपिक 2.7, मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज। ये टॉपिक इस चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स का लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर ले जाकर छोड़ देते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप ग्राउंड वर्ड्स जो नीचे गिरेगा, जिसको हमने फेंका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाइट पर ले जाकर छोड़ा है, तो उस फ्री फॉलिंग बॉडी पर जो एक एक्सेलरेशन एक्ट करेगा ड्यू टू ग्रेविटी, उस एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। हमने उस ऑब्जेक्ट को हाइट पे ले जाकर फेंका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ छोड़ा है, क्योंकि वो फ्रीली फॉल कर रहा है। ग्रेविटी की वजह से उस पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहेंगे। तो उसी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से हम जो मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि गैलीलियो was the first scientist to notice this freely falling object, जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुई थी, इस जो फेनोमेनन को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था उसका नाम क्या था, उसका नाम गैलीलियो था। इसको मार्क कर लेते हैं। He dropped various objects of different masses from leaning tower of Pisa। ये फिगर 2.27 में एक बिल्डिंग नजर आ रही है आपको। अब ये जो साइट है ये टिल्ट है, ये इस तरह स्ट्रेट नहीं है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी सी टिल्ट है। जो गैलीलियो था वो इस टावर पे जाके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नीचे की तरफ फेंकता था, यानी कि फ्रीली फॉल करवाता था उन ऑब्जेक्ट्स को। तो उसने नोट किया कि वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है जब वो ग्राउंड को हिट करते हैं।
तो इस फेनोमेनन को उसने ऑब्जर्व किया और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को का जो आइडिया था वो उसने इंट्रोड्यूस करवाया। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय जी। जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, जो ऑब्जेक्ट फेस करती है हमारी अर्थ की सरफेस पे, जब ये किसी हाइट से फॉल करती है, तो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताइए कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन होती है। अब क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड्स असर कर रही है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड लेवल से अपवर्ड्स फेंकेंगे, तो उस पर जो एक्सेलरेशन, जो इम्पैक्ट आएगा वो नेगेटिव होगा, जबकि जो हाइट से ग्राउंडवर्ड्स आएगी उस पर जो वैल्यू ऑफ जी है वो पॉजिटिवली असर करेगी। फॉर बॉडीज फॉलिंग डाउनवर्ड्स फ्रीली जी इज पॉजिटिव एंड इज नेगेटिव फॉर बॉडीज मूविंग अपवर्ड्स। कि जो चीज़ नीचे से ऊपर फेंकेंगे उस पर ग्रेविटी जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी, ग्रेविटी का इम्पैक्ट होगा। और जो बॉडी एक हाइट से डाउनवर्ड्स आएगी उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा।